हेलो भाई जी, रेडियो सिटी से मैं हूं प्रतीक और ये है एक स्पेशल पॉडकास्ट जहां पर हेल्थ इशू बातें हम करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ। और ऐसे ही एक हेल्थ इशू है दिल की बीमारी। कई बार सांस फूलने की बीमारी, थकान, जलन सीने में दर्द, जिसे हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और ये लापरवाही कई परेशानियों में आपको डाल सकती है। और इसी स्पेशल टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर से डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम करता है रेडियो सिटी आरजे प्रतीक। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपको व्यूअर्स को। नमस्कार। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम डॉक्टर अभिनव आपसे ये जानना चाहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट आप बने तो इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? जैसे कि हर बच्चे का प्रेरणा स्रोत उसके पेरेंट्स होते हैं, तो ऐसा मेरे साथ भी था। मेरे पिताजी एक पैथोलॉजिस्ट है और वो एक्स आर्मी रिटायर हुए हैं अभी। तो बचपन से ही हमारे घर में एक डिसिप्लिन और एक मेडिकल लाइन में एक थिंकिंग थी। तो जब मैं अपना 12th पास किया और किस्मत, भगवान और मेहनत का सहारा रहा और मुझे एमबीबीएस में प्रवेश मिला, उसके बाद जब मैं मेडिसिन में गया तो जब मैं पीजीआई चंडीगढ़ में था तो मुझे सारे डिपार्टमेंट्स का एक्चुअली आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी देखा, कार्डियोलॉजी देखा, तो मेरा रुझान और रुचि मेरे को कार्डियोलॉजी की तरफ ज्यादा लगी। इसमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है जब मरीज, मरता हुआ मरीज आता है, उसको हम ठीक कर देते हैं और 2 दिन में उसको चलता हुआ देखते हैं। तो ये सब के लिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगा और मैं फिर कार्डियोलॉजी में अपना डीएम कंप्लीट किया और अभी मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। बहुत से सवाल हैं इस पॉडकास्ट में जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, आजकल कम उम्र में भी देखा जा रहा है कि लोगों को दिल की बीमारी हो रही है, प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली जैसे 5-10 साल में मैंने देखा है, जैसे पहले अगर आप 2 हफ्ते या 1 महीने का आप एवरेज देखें तो 40 साल से कम उम्र वाले जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास आते थे, उनकी संख्या गिनी चुनी होती थी। 1 आ गया, कोई 2 आ गए यंग पेशेंट जिसको हार्ट अटैक है। बट अब ये संख्या आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने में 3 से 4 हो गई है। तो इट्स 4 times to 5 times इंक्रीज विद इन 1 decade। तो डेफिनेटली ये तो इंसिडेंस हो रहा है और इसका मल्टी प्रोंग कारण है। एक्चुअली मल्टी प्रोंग कारण, इसमें मल्टी फैक्टोरियल इसमें रीजंस हैं। सबसे पहला है जो अभी देखा गया है, खाना पीना। खाना पीना हमारा पहले से बहुत ज्यादा अभी फास्ट फूड की तरफ, फ्राइड फूड की तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो गया है। हम घर का खाना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं या कम खा रहे हैं और बाहर जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो लंच बाहर से कर लिया, डिनर बाहर से कर लिया। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि हमारे डाइट में फ्राइड फूड, तेल, अनहाइजीनिक तेल, प्रिजर्वेटिव वाले खाने, फास्ट फूड, ये सब का सेवन बढ़ गया है। इसी के साथ आजकल के युवाओं में अभी क्या है, स्ट्रेस का कंपोनेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेस से क्या होता है, काम का स्ट्रेस हो गया, लाइफ का स्ट्रेस हो गया, फैमिली का स्ट्रेस है और जॉब का स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के कारण इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। एक तो काम तो कर रहे हैं आप, बट फिर आपका नींद भी नहीं आ पा रहा है स्ट्रेस के कारण। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस इतना इम्बैलेंस हो गया है अभी कि आपको रात की नींद, जैसे नॉर्मल आदमी को 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, वो भी आपका डिस्टर्ब रहता है। 4 से 5 घंटे ही नींद आ पाती है और जो नींद आ भी रही है वो कंटिन्यूअस डीप स्लीप नहीं आ रही है। तो स्ट्रेस से ये बहुत ही हो गया। और साथ में आपको तो पता है आजकल पोल्यूशन लेवल्स भी काफी बढ़ गए हैं। तो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन है जो अभी झलक रहा है। इंडियन जो जेनेटिक्स है वो देखा गया है कि वर्ल्ड ओवर से हम ज्यादा प्रोन है हार्ट अटैक्स होने के। तो अगर आप ऑन एन एवरेज जो स्टडीज देखें, जो अमेरिकन और यूरोपियन पॉपुलेशन है, उससे हमको हार्ट अटैक्स 10 साल तक जल्दी होता है। तो अगर एवरेज, अगर एज ऑफ हार्ट अटैक होना अगर 70 साल 60 साल है अगर यूएस में, तो इंडिया में 40 से 50 साल है। तो हम जेनेटिक प्रोन है। और पहले हम मेहनत करते थे, हमारे जैसे माँ बाप, फादर, हमारा पिछला जनरेशन था, खेती बाड़ी होता था, चलने का बहुत ज्यादा काम था। अब ये है कि खाना पीना सेम है या उससे खराब ही हुआ है और हमारा मेहनत करना, लाइफस्टाइल हमारा जो है वो अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चला गया है। पोल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सबका ही पूरा मिला जुला के है कि अभी हमको ये दिख रहा है कि एवरेज एज ऑफ जो हार्ट अटैक्स है वो कम होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। इन कंपैरिजन अदर कंट्रीज के हिसाब से इंडिया में थोड़ा जल्दी है ये। वो तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है ही हमारा। अच्छा, ये बात निकल कर आई है। और इम्पोर्टेंट ये है कि कई बार होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, दिल की बीमारी हमें है, हमें पता नहीं चलता है। तो शुरुआती जो लक्षण इसके बारे में बताएं, जिससे कि वो आदमी या फिर जो है मरीज वो समझ पाए कि उसे ये प्रॉब्लम है।
देखिए, दिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पूरे शरीर का, बिकॉज ये खून सप्लाई करता है हर जगह। तो 4 जो बेसिक सिम्टम्स जो आपका बताऊं मैं, जो मेनली रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ आपके हार्ट में कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले जो सबको पता है वो है छाती में दर्द होना। तो छाती का दर्द जो टिपिकल होता है हार्ट पेशेंट्स में जो बताते हैं, वो होता है कि आप जब एक्टिविटी करते हैं, जब आप एक्सर्शन करते हैं, जब चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कुछ भी आप एक्सर्शन कर रहे हैं, तब वो दर्द आपको होता है। और जैसे आप एक्टिविटी बंद करते हैं या कम करते हैं, वो दर्द होना कम हो जाता है। जस्ट बिकॉज हार्ट आपका काम ज्यादा करता है, जब आप एक्टिविटी करते हैं हार्ट रेट बढ़ता है, हमको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सब कुछ करता है, तो इतना सह नहीं पाता अगर डिजीज्ड हार्ट है पहले से। ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज छाती का दर्द होना कई कारणों से हो सकता है। यहाँ पर आपका एसिडिटी का भी दर्द होता है, फेफड़े हैं, हड्डियां हैं, मांसपेशी है, बट हार्ट का दर्द टिपिकल एक्टिविटी से इंक्रीज होता है मोस्ट केसेस में। दूसरा है अगर साथ में आपको सांस फूलना, बिकॉज सांस फूलने का कंपोनेंट जो है वो 2 चीजों से मेनली आपका होता है, एक आपके लंग्स हो गए और दूसरा हार्ट। तो अगर आप चल रहे हैं, जिसे आपको कंपैरेटिवली देखना है अपना, कि अगर मैं आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले 3-4 किलोमीटर अच्छे से चल जाता था और सीढ़ियां चढ़नी है 3-4 फ्लाइट्स ऐसे ही तेजी से चढ़ जाता था, बट अब मैं 2 सीढ़ियां चढ़ता हूं, मेरी सांस फूलने लगती है, और 1 साल में इतना गिरावट तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक इनडायरेक्ट मार्कर होता है कि आपको शायद हार्ट की बीमारी डेवलप हो सकती है, तो इसलिए चेकअप कराना चाहिए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट मार्कर होता है पैल्पिटेशंस, मतलब दिल की धड़कन महसूस होना। बैठे बैठे आमतौर पे हमको कुछ महसूस नहीं होता है, दिल हमारा बेचारा काम करता रहता है लाइफ लॉन्ग, लेकिन हम उसका अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अच्छी बात है जो, बट अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी धड़कन है अंदर, अगर फील हो रहा है, तो दिस इज एबनॉर्मल, तो आपको चेकअप कराना चाहिए। या आपका वाल्व में दिक्कत है या कुछ नस में कुछ प्रॉब्लम है, इसका जरूर चेकअप कराना चाहिए आपको। और चौथा है आपका बेहोशी होना या चक्कर आना। तो ये भी हार्ट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, बिकॉज हार्ट जब पंप करता है, ब्लड जाता है आपके ब्रेन में और वो कॉन्शियसनेस मेंटेन रखता है। तो अगर पंपिंग में या रिदम में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले आपको चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना और बेहोशी होना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ये मेन चीजें हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट थोड़े छोटे मोटे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, थकावट होना, इन जो एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं इसको। बट टिपिकली आपको ये 4 चीज हमेशा ध्यान में रखना है। एक छाती का दर्द जो टिपिकल मैंने बताया आपको, दूसरा सांस फूलना, तीसरा पैल्पिटेशंस, और चौथा चक्कर आना या बेहोशी होना। तो मतलब ये अगर इम्पोर्टेंट 4 ये सिम्टम है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एक बार कार्डियक चेकअप इवैल्यूएशन कराना ही है। भले वो सब नॉर्मल आए, बट एक बार आप बिना चेकअप कराए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जेनेटिक्स की आपने अभी बात की और लाइफ स्टाइल, तो इसका कितना रोल है ये हार्ट की बीमारी को लेकर? अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट डिजीज डेवलप होना एक मल्टी फैक्टोरियल है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर फर्स्ट नंबर पे डालेंगे तो वो जेनेटिक्स ही होगा। जेनेटिक्स आपका सब कुछ कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा जैसे डायबिटिक्स है, अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा हाई चांस होता है डेवलप होने का। वैसे ही हार्ट की बीमारी पे वैसी ही होती है। जेनेटिकली जो इंडिविजुअल प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा कंपोनेंट है जो जेनेटिक्स में फैमिली में पास ऑन हुआ होता है। तो जेनेटिकली अगर पेरेंट्स को या परदादा को, किसी को अप इन द फैमिली ट्री अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी और वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल पास ऑन होता जा रहा है और आपने चेकअप नहीं कराया, तो ऐसे पेशेंट्स को जल्दी एज में वो हार्ट का डिजीज डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो जेनेटिक्स में आपका एक कोलेस्ट्रॉल वाला हो गया। फिर आपका काफी और जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो प्रिडिस्पोज करती हैं हार्ट अटैक और कार्डियक एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाने के लिए। साथ में डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंशन हो गए। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम बताते हैं कि अपनी फैमिली को देखिए आप। अगर फैमिली आपकी क्लीन है, कोई हार्ट की बीमारी किसी को नहीं है, तब फिर भी आप थोड़ा सा कैजुअली ले सकते हैं यंग एज में। बट अगर फैमिली में किसी को ये सब हिस्ट्रीज हैं यंग एज में, अगर फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को 60 सीरियस लेना चाहिए। यस, आपको अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसी में आपने दूसरा सवाल पूछा था कि लाइफस्टाइल। तो सेकंड नंबर पे है लाइफस्टाइल, जो कि अभी इंक्रीजिंग इंसिडेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, स्पॉइल हो गया डेफिनेटली। तो क्या टिप देना चाहेंगे? 3 ऐसे कोई खास टिप देना चाहेंगे जिससे कहीं ना कहीं हम बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट समरी में अगर बताऊं तो सबसे फर्स्ट रहेगा आपका खाना। वी आर व्हाट वी ईट। तो हमारा खाना जो इंडियन प्लेट है ओवर द इयर्स बहुत चेंज हो गया है। पहले हमारा खाने में हमारा जो इसे थाली अगर आप देखें उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सब कुछ होता था। रोटी हो गया, 2 रोटी हो गए, थोड़ा चावल हो गया, सब्जी हो गई,
दाल हो गए, थोड़ा सा हल्का सा अचार हो गया, दही हो गया, तो इसमें एडिक्वेट सब कुछ कंपोनेंट्स अच्छा रहता था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होना चाहिए। बट ओवर द इयर्स क्या हो गया है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट बहुत बढ़ गया है, सब्जी कम हो गई है, दाल कम हो गई है, चावल भर लेते हैं, रोटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया हमारा डाइट जो हमारा प्लेट होता है एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होना चाहिए कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें अच्छे से यूनिफॉर्मली इक्वल वेटेज में बजे तो अच्छा लगता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अगर ज्यादा बजने लग जाए, जैसे ढोल ज्यादा बज रहा है तो फिर वो खराब हो जाता है। तो वैसे ही है, आप अगर समझे चावल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ढोल की तरह अगर समझे, अगर ढोल ज्यादा रख लिया आपने तो ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है। वैसे ही हमारा कंपोनेंट खाने पे एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट 30 to 40%, प्रोटीन कंपोनेंट हमारा इंडियन डाइट में बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपने दाल ज्यादा रखना है। वेजिटेरियन अगर खाने की बात करें तो दाल एडिक्वेट मात्रा में ज्यादा खानी है आपने, दही रखना है, जो हाई प्रोटीन जो प्रोवाइड करते हैं सब्जियां, उनका सेवन ज्यादा रखना है, कार्बोहाइड्रेट को लिमिटेड रखना है। और अगर नॉनवेज है तो लीन मीट्स, व्हाइट मीट्स, इनका सेवन बढ़ा सकते हैं, अंडा का सेवन बढ़ा सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल जो एडिक्वेट बैलेंस्ड डाइट होता है वो आप अगर रखें तो हार्ट डिजीज बहुत दूर हो जाएगा आपसे। क्या बात है। और दूसरा चीज है कि फ्राइड खाना, जो फ्राइड हमारा क्या हो गया, फास्ट फूड पे रुझान बहुत हो गया। हम घूमने जाते हैं, KFC चले गए, मैकडोनल्ड्स चले गए, फ्रेंच फ्राइज, ये सब का जो बहुत फास्ट फ्राई हो जाता है खाना, उन सब पे हम खा लेते हैं बिना सोचे समझे। तो उसको कट करना चाहिए, उसको कट करना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट स्टडीज जो आया है उसमें शो हुआ है कि फ्रेंच फ्राइज इज मोर वर्स देन इवन स्मोकिंग। स्मोकिंग आपको बताएं बहुत खराब होता है, लेकिन फ्रेंच फ्राइज का सेवन उससे भी खराब है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि तेल कितने बार वो फ्राई हो रहा है। सुबह से शाम तक वही तेल होता है जो गर्म कर करके रीयूज्ड ऑयल, रीहीटेड ऑयल, जैसी नॉर्मल एक बार तेल यूज किया आपने वो तो ठीक रहता है, बट उसी को आप गर्म कर करके पूरे दिन गर्म रहता है, वो डेंजरस तो जो डेंजरस हो जाता है, जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है, जो ट्रांस फैट्स है वही अथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिट आपके हार्ट की नसों में करता है, वो ट्रांस फैट करता है। वो उसका बहुत टेंडेंसी होता है कि आपकी नसों में वो डिपोजिट हो सके। तो इसलिए जो रीफ्राइड, ये सब चीजें एकदम अवॉइड करना है। तो ऐसे फ्रेंच फ्राई हुआ, उसमें आलू हुआ, आलू का कुछ भी आपका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नहीं है, खाली कार्बोहाइड्रेट दिया, फिर तेल कौन सा हुआ वो पता नहीं। तो इसलिए ये सब फास्ट फूड्स हैं, ये इनका सेवन कम रखना है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट। सेकंड नंबर पे अगर बताऊं, फ्राइड आपने बताया, थर्ड फर्स्ट इज डाइट। फर्स्ट इज डाइट कंप्लीटली हो जाता है। दूसरे नंबर पे है आपका एक्सरसाइज। अगर आपको टाइम नहीं है, जैसे हमारा मेन होता है कि हम सुबह से उठ के काम पे चले गए और फिर शाम को वापस आए, तब मन नहीं कर रहा है, हम खाना खाए और सो गए। बट ऐसे अगर आपका दिनचर्या है तो अपने लिए स्पेशल कोई ऐसे टाइम जुगाड़ना नहीं है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आपने वॉकिंग करना है। अगर आप स्मार्ट वॉच या किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमने टारगेट्स भी सेट किया हुआ है। लेटेस्ट जो स्टडीज पब्लिश्ड है लैंसेट में, अमेरिकन जर्नल्स में, उसमें है कि 7000 स्टेप्स आपको डेली का रखेंगे तो ऑल कॉज मोर्टेलिटी, किसी भी कारण से मृत्यु 50% तक कम हो जाती है अगर आप 7,000 स्टेप्स। ये स्टडी हुई है 2000 स्टेप्स वर्सेस 7000 स्टेप्स। तो जो आदमी खाली 2000 चलता है उससे कितना बेनिफिट हुआ है 7000 स्टेप्स पर डे चलने वाले को। तो 50% तक मोर्टेलिटी कम होना। हार्ट डिजीज से भी 47 to 48% मोर्टेलिटी कम होना। इवन कैंसर होने का इंसिडेंस वो भी 6% से कम हो जाता है। अगर कैंसर है किसी को, उसका मोर्टेलिटी, मृत्यु होने की चांस, वो भी 47-48% तक कम हो जाती है। तो खाली आपको वॉक करना है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब नहीं करना। वो भी अपनी जगह पे अच्छी बातें हैं, पर जो मिनिमम आपको मेंटेन करना है वो मिनिमम क्राइटेरिया 7,000 स्टेप्स मिनिमम रखिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, हार्ट को हेल्दी रखिए। तीसरा अगर बताऊं तो आपका नींद सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। आजकल का है, अगर IT सेक्टर की बात करें तो रात में ही काम चलता है, तो इससे पूरा अपना लाइफ जो साइकिल है, दिनचर्या है, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। अभी जैसे आप अगर देखें एवोल्यूशन जैसे हमारा हुआ है, एवोल्यूशन पिछले आप बताएं 50,000 1 लाख साल से हम जानवर से बंदर से इंसान बने। अब इंसान जैसे हम जब आ गए, हमारा अवेकनिंग आ गया, ये सब फ्यूचर साइंसेस डेवलप हो गए। तो जैसे अगर आप लाइट देखें, लाइट एडिसन बल्ब ये स्टार्ट हुआ तो पिछले 150-200 साल में ही हुआ है।
अदरवाइज पहले तो अंधेरा हो जाता था जी, खाना पीना खा के पूरा एंड हो जाता था। अब क्या है कि वो तो शुरुआत होता है डे का, समझ रहे। तो अभी खाना पीना पता नहीं 10 बजे 11 बजे, सोना 12 2 बजे, मोबाइल ऑन हो जाता है। तो ये सब पूरे बॉडी का हमारा साइकिल हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे स्ट्रेस डेवलप होता है बॉडी में, ऑक्सीडेशन डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट एक डेवलप हो जाता है बॉडी में। जो आर्टरीज होती है उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की टेंडेंसीज बहुत बढ़ जाती है। इसलिए स्लीप अब एडिक्वेट, अगर मैं बोलूं, हर किसी के लिए फिक्स नहीं होता है क्योंकि हर कुछ वेरिएशन होता है, बट जो स्टडीज हैं उसमें देखा गया है कि एडिक्वेट स्लीप आपका 7 से 9 घंटा ये आपको रखना है कंटिन्यूअस स्लीप। तो ये आपका बॉडी को हील करता है, रिपेयर करता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये बॉडी में। तो इसका ध्यान रखना, ये 3 चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मतलब प्रॉपर डाइट हो गई, बात की जाए, और कहीं ना कहीं वॉक करने की आपने बात की, और स्लीप, और कहीं ना कहीं स्लीप और स्ट्रेस का जो कोरिलेशन है उसके बारे में आपने बताया। तो नींद बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटा 9 घंटा आप जरूर सोएं। और बात की जाए तो बहुत से लोग जाग जाते हैं मिथ लेके मार्केट में कि ये होता है, फलाना का यार ये बीमारी होती है। तो इतनी गलत फहमियां हैं, मिथ्स हैं, कि इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनको कैसे दूर करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मिथ्स, सोसाइटी में बहुत मिथ्स फैले हुए हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हार्ट की डिजीज को लेके। अब जैसे किसी इंडिविजुअल को अगर इस जगह पे जलन हो रही है तो वो सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि हो सकता है मैंने कुछ खा लिया हो, कल कुछ सब्जी ऐसी खा ली, चाट खा लिया, कुछ पकौड़े खा लिए, उसकी वजह से शायद एसिडिटी हो गई हो। लेकिन आपको अपने आप से पूछना है कि ये पहली बार हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये खाना तो खाता रहता हूँ अक्सर, पहले तो हुआ नहीं कभी, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे अगर ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है तो बहुत ही ईजी है, किसी भी नियरेस्ट आप सेंटर में जाएं, अपना ईसीजी कराएं। ईसीजी अगर नॉर्मल है, अगर डॉक्टर बोल देते हैं कि कुछ नहीं है, तब आप अपना ये कर सकते हैं। फिर आप रेगुलरिटी में देखिए, अगर आपको सेम सिम्टम्स दोबारा हो रहे हैं तो फिर आपको रिलेट कर सकते हैं, चलो पिछले बार भी हुआ था, पिछले बार तो इसी सब कुछ ठीक था, हो सकता है एसिडिटी ही हो, लेकिन जांच कराना जरूरी है। दूसरा मिथ होता है कि जैसे हम किसी को, कोई हमारे पास पेशेंट आए, हमने बोला कि आपको टिपिकल सिम्टम्स से हट के आपका नस चेक करना जरूरी है, तो फिर लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी कराना बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये हो जाएगा, काटाफिटी होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। एंजियोग्राफी आज के जमाने में सबसे हार्मलेस इन्वेस्टिगेशंस और लाइफ गिविंग इन्वेस्टिगेशन में से एक है जी। हमारा 2 मिनट का एंजियोग्राफी का टाइम होता है, उसमें हमको क्लियरली पूरा कॉर्नरी आर्टरी जो नस की आर्किटेक्चर है पूरे हार्ट का, वो एकदम क्लियर कट दिख जाता है। तो उससे क्या होता है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहता है, कि कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं, कि आपका ब्लॉकेज कितना है, कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है कि नहीं, ब्लड फ्लो कितना जा रहा है, सब कुछ का क्लियर पिक्चर हो जाता है। इससे हमको मदद मिलती है आपका फ्यूचर प्लान बनाने में। या तो आपको खाली दवाइयों पे रखना है, या कुछ नहीं करना है, खाली लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, या उसका अर्जेंट स्टेंटिंग का जरूरत है, या बाईपास का जरूरत है। आपका एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने आ जाता है, एक छोटी सी 2 मिनट की जांच जिसको एकदम हार्मलेस है। जैसे अगर इसका अगर आप कॉम्प्लिकेशन रेट बताऊं मैं, तो 1000-2000 में से किसी एक को कुछ माइनर सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। तो ये एक थोड़ा मिथ है सोसाइटी में जो हमको क्लियर करना जरूरी है। वेल, बात की डॉक्टर अभिनव की, जो आजकल टेक्नोलॉजी है और एडवांस चीजें आ गई मार्केट में, स्मार्ट वॉच आ गई है, एक से एक टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो रहा है इंसान, तो हेल्थ केयर के लिए कितना ये आसान है, क्या आपको लगता है? यस, एक्चुअली कार्डियोलॉजी फील्ड में मेरा आने का भी यही मकसद था, बिकॉज कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ एकदम सेम पेस पे आगे बढ़ रहा है। तो आप जैसे हार्ट की अगर हम 4 बीमारियां गिनाएं बेसिक मोटा मोटा, सबसे पहले आपका हो गया हार्ट का मसल, जो मसल होता है जो पंप करता है हार्ट, पंप हमारा 60-70% पे करता है। मसल किसी कारण से अगर वीक हो जाता है, अगर 30% से नीचे हो जाता है, कमजोर हो जाती है मसल, उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम स्पेशल टाइप्स के पेस मेकर लगाते हैं जो कि हार्ट को पंपिंग बढ़ाने के काम आता है। यहाँ भी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जी। दूसरा हुआ आपका हार्ट वाल्व बीमारी। हार्ट वाल्व होते हैं, दरवाजों की तरह होते हैं हार्ट वाल्व, जो ब्लड का जो खून निकलता है हार्ट से बाहर पूरे शरीर के लिए, उसका दरवाजे होते हैं वाल्व, तो खुलते हैं बंद होते हैं। तो ये दरवाजों में प्रॉब्लम हो जाती है विद एज, या तो दरवाजे खुलने कम हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं वाल्व, या तो जैसे ये 1 वे फ्लो होता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन लीकेज हो जाता है, बैक लीक हो जाता है। तो दोनों केस में पहले जमाने में क्या था कि ओपन हार्ट सर्जरी करके इसमें वाल्व को रिप्लेस करते थे। अब टेक्नोलॉजी हो गया है कि हम पैर के छोटे से नस के सहारे हम सीधे उस वाल्व में जाते हैं और वहां पर रिप्लेस कर देते हैं बिना किसी काटा चीरी के। तो पहले था कि ओपन हार्ट सर्जरी से वाल्व रिप्लेसमेंट होता था जिसमें रिकवरी, रिस्क रिकवरी सब 8-10 दिन का लग ही जाता था मिनिमम।
अब क्या है कि हम छोटे से टाके के थ्रू वाल्व रिप्लेस भी कर देते हैं और अगले दिन पेशेंट घर भी चला जाता है। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है वाल्व रिप्लेसमेंट में। तीसरा, अगर आप हार्ट डिजीज बताएं, हार्ट अटैक्स, तो हार्ट अटैक्स का टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते थे आज से 5 से 10 साल पहले, अब के जमाने में अभी क्या हो गया है कि हम इमेजिंग हमारे पास आ गया है कि पहले हम खाली एंजियोग्राफी के थ्रू हम एक अंदाजा लगाते थे कितना ब्लॉकेज है, कितना स्टेंट लगाना है, क्या साइज लगाना है। अब इसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, हम वो आर्टरी जो खून की नस है 3 से 4 मिलीमीटर की नस होती है, उसके अंदर हम वायर के थ्रू अल्ट्रासाउंड प्रोब भेजते हैं, कैमरा भेजते हैं अंदर, कैमरा भेज के हम पूरा देखते हैं अंदर की अंदर आर्टरी के साइज क्या है, क्या बीमारी है, कितने लेंथ ऑफ स्टेंट क्या है। ये एआई के थ्रू हो जाता है। वो कैमरा जाता है अंदर, अपना पूरा पिक्चर लेता है, डाउन सॉफ्टवेयर में वो डेटा भेजता है, एआई से एक्यूरेसी से पता चल जाता है कि आपका बीमारी क्या है, क्या डिपॉजिट हुआ है वहां पर, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कितना है, फाइब्रोसिस कितना है, कैल्शियम कितना है, और आपको कितना लंबा लेंथ का स्टेंट लगाना है, कितना साइज का स्टेंट लगाना है, सब हमको मिल जाता है। तो पहले जब ये अगर इमेजिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो अंदाजे से काम होता है सब, और अब इमेजिंग से सब कुछ गाइडेड होता है कि आप एकदम परफेक्ट काम कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम हो गया है। और चौथा अगर मैं बीमारी बताऊं, वो है धड़कन की प्रॉब्लम। तो धड़कन कभी अप हो सकती है, कभी डाउन हो सकती है। उसी के लिए स्मार्ट वॉचेस का अभी प्रचलन हम रिकमेंड करते हैं। किसी किसी पेशेंट्स को डायग्नोसिस होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें धड़कन बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। ये एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट बीमारी होती है, जिसमें स्ट्रोक का रिस्क होता है, क्लॉट्स का रिस्क होता है। तो घड़ी के सहारे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका हार्ट रेट रेगुलर है या बीच में इरेगुलरिटीज आ रही हैं। अगर इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो उसका लोड कितना है, 24 घंटे में कितना परसेंटेज ऑफ हार्ट बीट्स आपके रेगुलर हैं, कितने इरेगुलर हैं, उसके हिसाब से हम दवाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके हम पेशेंट का बेनिफिट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो बेटरमेंट की ओर है। और अगर कोई पेशेंट जैसे बाईपास कराना चाहता है या एंजियोप्लास्टिक कराना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या प्रिकॉशन ले पहले और बाद में? अच्छा, अभी अगर किसी पेशेंट को अगर बताया गया है कि बाईपास या एंजियोप्लास्टी कुछ चाहिए उसको, तो उसके पहले जो है वो हाई रिस्क स्टेज में है। जब तक ये प्रोसीजर्स हो नहीं जाते हैं, बिकॉज उनकी खून की नसें बंद है या बहुत सिकड़ी हुई हैं, तो उनको काम नहीं करना है बिल्कुल, जिससे दिल पे स्ट्रेस बढ़े। तो दिल को हम कोशिश करते हैं दिल जितना कम से कम पर मिनट चले। इस नॉर्मल आदमी का 70 से 80 से 100 पर मिनट चलता है हार्ट पल्स रेट, तो हम उसको लो रखते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिसका अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, ताकि दिल का स्ट्रेस कम रहे। दूसरा, खाना पीना तो आपने पहले भी और बाद भी जो लाइफस्टाइल वाला है कंपोनेंट, वो तो कंटिन्यू रखना ही है। और मेडिकेशंस जो भी हम बताते हैं, हम कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन नहीं लिखते हैं। हर मेडिकेशन का एक पर्पस होता है जो वो सॉल्व करता है। तो टाइम और मेडिकेशन खाना बिल्कुल जरूरी है। और चौथा, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसका शुगर कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल एकदम एसेंशियल है। वो भी देखना। यही चीजें ऑपरेशन के बाद भी होती हैं। ऑपरेशन के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आपको आराम से बैठना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। ऑपरेशन से एक बार हो गया, हमारी नस खुल गए, हम कॉन्फिडेंस आ गया हमको कि अब सब खुल गया है अंदर, तो हम रिकमेंड करते हैं जल्दी से जल्दी आप मोबिलिटी करें, जल्दी से जल्दी चलें, वॉकिंग करें, ताकि हार्ट का एक्सरसाइज स्टार्ट हो, हार्ट बैठ मत जाए, ज्यादा फास्ट रिकवरी हो। तो इसलिए ग्रेजुअली 1 हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा सा ग्रेजुअल आप स्टेप्स अपना बढ़ाएं, और 1 महीने में जनरली पूरे अपने फुल रिकवरी फुल पेस पे आ जाए। दूसरा, खाना पीना का तो ध्यान रखना है। टाइमिंग ऑफ दवाइयां सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का रेगुलर आपने टेस्ट कराना है, बिकॉज एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वही फ्यूचर में फिर से ब्लॉक करने का टेंडेंसी पैदा करता है। तो इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स इनिशियली एवरी मंथ, देन एवरी 3 to 6 months आपने कराते रहना चाहिए और विजिट करते रहना चाहिए। और लास्ट में जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग लास्टिंग ऑफ स्टेंट्स और बाईपास ग्राफ्ट्स। वाओ, कितनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और तो खुश दिल रहना बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर मेजर अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट और कीमती बातें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। वेल, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है दिल की बीमारी की, तो आपके लिए है रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर, जिनकी कार्डियोलॉजी फैसिलिटीज आपको देती है एक बेहतर इलाज, एक्सपर्ट केयर और इलाज का पूरा भरोसा। रेजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर आपके लिए है। और ये हेल्थ इश्यू टॉपिक था खास इस पॉडकास्ट में, स्पेशल पॉडकास्ट हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ। मैं हूं आरजे प्रतीक, मिलता हूं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए FM बोले तो रेडियो सिटी 91.9 FM, रग रग में गोरखपुर सिटी।